अरुण अपने घर के अंदर आए और सीधे गौरी के रूम में पहुंचे। गौरी बेड पर बैठी कुछ बुक्स देख रही थी, पर अपने पापा को देखते ही वो बोली, पापा आप तो मुझे आज एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाले थे ना, कहाँ है मेरा गिफ्ट? अरुण मुस्कुराते हुए बोले, वही लेकर आया हूँ बेटा। ये सुनते ही गौरी खुशी से उछल पड़ी और बेड से उठकर अपने पापा के पास आकर बोली, तो जल्दी दीजिए मुझे मेरा गिफ्ट। अरुण की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उन्होंने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और उसकी आंखों पर बांधने लगे। गौरी अपनी आंखों पर हाथ रखकर बोली, पापा कहीं आप मेरे लिए नई गाड़ी तो नहीं लाए हैं? अरुण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर ले जाते हुए बोले, बाहर चलकर खुद ही देख लो, चलो। वो गौरी को पकड़कर उसके रूम से बाहर लेकर आए और सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए बोले, आगे सीढ़ियां हैं, संभल कर उतरना। गौरी अपने पापा के सहारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। दोनों जैसे ही नीचे लिविंग रूम में पहुंचे तो गौरी ने उत्सुकता से पूछा, पापा बताए ना, क्या तोहफा लाए हैं आप मेरे लिए? अरुण ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर देखा और शिव को आवाज लगाए, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज सुनकर शिव घर के अंदर आया। गौरी को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अरुण ने आहिस्ता से गौरी की आंखों पर बंधा रुमाल हटाया और बोले, वो रहा तुम्हारा गिफ्ट। गौरी ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने शिव खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर वो शॉक थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने शिव खड़ा है। उसने तुरंत अपनी आंखें साफ की और फिर से शिव को देखने लगी और फिर उसने अपने पापा की ओर देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। क्या हुआ बेटा, तुम्हें अपना गिफ्ट पसंद नहीं आया? अरुण ने पूछा। गौरी ने फिर से शिव की ओर देखा तो शिव आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मैं ही हूँ गौरी। शिव। गौरी को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी शिव उसके पास आया और उसकी हथेली थामकर बोला, अब यकीन हुआ। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वो शिव के गले लगकर रोने लगी। शिव, शिव तुम जिंदा हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें? शिव ने भी उसे अपनी बाहों में भरा और बोला, हाँ गौरी मैं जिंदा हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। महाकाल का हाथ है मेरे सिर पर, तो कैसे कुछ हो जाता मुझे? गौरी ने तुरंत उसकी ओर देखा और उसके चेहरे को छूकर बहुत प्यार से देखने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी लौट आई है। शिव तुम लौट आए। रति का विश्वास जीत गया। उसे पूरा यकीन था कि तुम लौटकर जरूर आओगे, गौरी रोते हुए बोली। उसके मुंह से ये सब सुनकर शिव उसे हैरानी से देखने लगा। तभी गौरी फिर से बोली, शिव, शिव रति के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए वापस लौटा है। तभी अरुण उसे बीच में टोकते हुए बोले। गौरी ने तुरंत उनकी ओर देखा तो अरुण उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, रति अब मर चुकी है गौरी, और वो अब कभी लौटकर नहीं आ सकती, इसलिए अब शिव सिर्फ तुम्हारा है। बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने जा रही है, इसलिए रति का नाम लेकर शिव को दुखी मत करो बेटा। गौरी ये सब सुनकर हैरानी से अपने पापा को देखने लगी। वो कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी शक्ति ने अपनी गाड़ी उसके घर के बाहर रोकी। शिव उसकी गाड़ी की आवाज पहचान गया, पर वो कुछ कहता उसके पहले ही अरुण बोले, गौरी शिव को अपने कमरे में लेकर जाओ जल्दी, कहीं शक्ति इसे देख ना ले, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। तभी शिव ने उसकी बांह पकड़ी और तेजी से उसके कमरे की ओर बढ़ने लगा। रूम में आते ही उसने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और आहिस्ता से गौरी से बोला, गौरी बिल्कुल चुप रहना, एक शब्द भी मत बोलना। गौरी चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकी। शक्ति घर के अंदर आया तो उसे अरुण नजर आए। वो अरुण के पास आकर बोला, अंकल आप तो जानते ही होंगे कि आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बोर्ड मीटिंग में बस कुछ घंटे ही रह गए हैं, इसलिए मैं आपका फैसला जानने आया हूँ। अरुण बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गए। शक्ति भी उनके पास बैठा और बोला, प्लीज अंकल, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको खुद को साबित करके दिखाऊंगा। अगर आज मैं एमडी की कुर्सी पर बैठा तो आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमारी कंपनी को फिर से उसी ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां वो पहले हुआ करती थी, और मैं गौरी को भी बहुत खुश रखूंगा। उसे और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, बस आज मेरा साथ दे दीजिए। पर गौरी तुमसे शादी नहीं करना चाहती शक्ति, और मैं उसे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, तो मैं कैसे उसके हिस्से के शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूं? अरुण बोले। शक्ति तुरंत उनके पैरों के पास बैठा और बोला, गौरी को मैं मना लूंगा अंकल, बस आप मान जाए। अरुण मुस्कुरा दिए। वो नहीं मानेगी शक्ति, क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ एक ही सपना देखा है, शिव की दुल्हन बनने का। मैं उससे बात कर चुका हूँ,
और उसने तुमसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। मैं उसकी ना को हाँ में बदल सकता हूँ अंकल, बस मुझे आपका साथ चाहिए। बस आज आप मेरे साथ साथ खड़े हो जाए, उसके बाद मैं खुद गौरी को राजी कर लूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज मान जाए अंकल, वरना मेरे पापा की बरसों की मेहनत तबाह हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और शिव की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए प्लीज अंकल मुझे आपके हिस्से के शेयर्स दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ अंकल, मेरी और गौरी की शादी होते ही मैं उसे अपनी कंपनी में 50% का पार्टनर बना लूंगा। उसके बाद आपका भी उस कंपनी पर उतना ही हक होगा जितना मेरे पापा का है। प्लीज अंकल मान जाइए, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। आपका एक फैसला मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद होने से बचा सकता है। तभी अरुण उसकी ओर देखकर बोले, ठीक है। शिव और गौरी दोनों ये सब सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी गौरी गुस्से में बाहर जाने लगी, लेकिन शिव ने उसे पकड़ लिया और चुप रहने का इशारा किया। शक्ति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अरुण की हथेली अपने दोनों हाथों से थामी और बोला, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अब आप देखिएगा मैं सब कुछ कैसे ठीक करता हूँ। बहुत जल्द हमारी कंपनी फिर से देश की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। हाँ शक्ति, अब हमारी कंपनी फिर से टॉप पर होगी। तुम जाओ और शाम की बोर्ड मीटिंग के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर अंकल, शेयर्स तो मेरे नाम हुए ही नहीं। तभी शक्ति ने पूछा। अरुण उठकर खड़े हो गए। उन्हें खड़े होते देख शक्ति भी उठकर खड़ा हुआ तो अरुण उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, पेपर्स रेडी करवाने में कुछ घंटे लगेंगे शक्ति, पर बोर्ड मीटिंग के पहले पेपर्स तुम्हारे हाथों में होंगे। तुम जाओ और बेफिक्र होकर एमडी बनने की तैयारी करो, पर अपना वादा मत भूलना। नहीं भूलूंगा अंकल, कभी नहीं भूलूंगा। आप देखिएगा मैं गौरी को खुद से शादी करने के लिए कैसे मनाता हूँ। शक्ति के इतना कहते ही अरुण के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। शक्ति ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और बोला, चलता हूँ अंकल, शाम को मुलाकात होगी। अरुण मुस्कुरा दिए और शक्ति तेजी से वहां से चला गया। अरुण उसे जाते देख मन ही मन बोले, आई एम सॉरी शक्ति, पर अब बाजी पलट चुकी है। कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुर्सी पर बैठेगा तो मेरा दामाद ही, पर वो तुम नहीं होंगे। शिव बैठेगा उस कुर्सी पर, क्योंकि मेरा दामाद अब वही होगा। उसके साथ मेरी बेटी की खुशी जो जुड़ी है। दूसरी ओर अरुण के घर से बाहर आते ही शक्ति अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। शिव उसे गौरी के रूम की खिड़की से देख रहा था। अपनी गाड़ी के पास आते ही उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट अपने मुंह में रखकर लाइटर से उसे जलाने लगा। उसने सिगरेट का एक कश लिया और बोला, शिव मेरे भाई, काश कि आज तुम जिंदा होते और मुझे अपनी कुर्सी पर बैठा देख पाते, तो मेरी खुशी 1000 गुनी बढ़ जाती। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी हर चीज मेरी होगी। रतीना सही, गौरी ही सही। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए दूसरा कश लिया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही शिव ने परेशान होकर गौरी की ओर देखा, जो उसे ही देख रही थी। तभी शिव ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और बोला, गौरी तुम रति के बारे में कुछ कह रही थी ना? क्या कह रही थी? हाँ मैं ये कह रही थी शिव कि रति। गौरी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी अरुण वहां आकर बोले, शिव मैंने अशोक से पता किया है, तुम्हें देखते ही भाभी की हालत में बहुत सुधार हुआ है। वो अब खतरे से बाहर है। इसलिए मैंने सोचा है कि आज तुम्हारे एमडी बनने के बाद कल ही तुम्हारी और गौरी की सगाई होगी, ताकि तुम अपने वादे से मुकर ना जाओ। ये सब सुनकर गौरी एकटक अपने पापा की ओर देखने लगी। शिव उन्हें घूरते हुए बोला, शिव कपूर अपने किए किसी वादे से नहीं मुकरता अंकल, और ये बात गौरी और आप अच्छे से जानते हो। अगर गौरी मुझसे शादी करना चाहती है तो ये शादी जरूर होगी, और आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 15 दिनों में ही होगी। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट पापा? गौरी ने पूछा। अरुण ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा शक्ति को तो तुम जानती ही हो, वो इस वक्त अपने भाई और परिवार दोनों का दुश्मन बना बैठा है। बस इसलिए शिव जिंदा होते हुए भी सबके सामने नहीं आया। इसके साथ जो हादसा हुआ था वो भी शक्ति की वजह से ही हुआ था। उसने अपने भाई को नदी में गिरते देखकर भी उसे नहीं बचाया, इसलिए शिव उसे उसके किए की सजा देना चाहता है और मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। इसे कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का एमडी बनने के लिए मेरे शेयर्स चाहिए, और वो शेयर्स मेरे पास तुम्हारी अमानत है। इसलिए मैंने ये तय किया है कि तुम्हारी और शिव की शादी होगी। गौरी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। तभी अरुण फिर से बोले, अब जाओ और जाकर शिव के लिए उसकी पसंद का नाश्ता रेडी करवाओ।
पर उसके पहले हमारे लिए चाय बनवाकर स्टडी रूम में भिजवाओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। गौरी अभी भी अपने पापा को एकटक देख रही थी। तभी अरुण फिर से बोले, जाओ बेटा। गौरी चुपचाप वहां से चली गई। दूसरी ओर दीनानाथ जी से बात करने के बाद सावित्री रति के पास आई और बोली, रति बेटा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। रति मुस्कुराते हुए बोली, जी कहिए आंटी। सावित्री उसके गाल को छूकर बोली, बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब अजय के ऑफिस में नहीं बल्कि इस घर में काम करो। रति हैरानी से उन्हें देखने लगी। तभी सावित्री बोली, दरअसल बात यह है बेटा कि मुझसे अकेले इतने बड़े घर की जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही है। ऊपर से प्रिया दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। मेरी तो वो सुनती नहीं है, इसलिए उसे उसकी गलती पर डांटने और समझाने वाले की भी बहुत जरूरत है मुझे। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे इस घर में एक केयर टेकर की जरूरत है, इसलिए प्लीज बेटा ना मत कहना। रति ये सब सुनकर परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तभी सावित्री उसके गाल को छूकर बोली, तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। तुम इस घर में घर की सदस्य बनकर रहोगी और तुम्हें यहाँ ऑफिस जितना काम भी नहीं करना होगा। काम करने के लिए इस घर में बहुत से नौकर हैं, तुम्हें तो बस मुझे संभालना है। तुम्हारी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी, प्लीज बेटा हाँ कह दो। रति दीनानाथ जी की ओर देखने लगी तो वो सावित्री से बोले, आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, काजल बिटिया अब यही रहेगी क्योंकि ये मेरी कोई बात नहीं टालती और मैंने फैसला कर लिया है कि काजल बिटिया आज से आपकी छत्र छाया में ही रहेगी। सावित्री ये सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की। तुम अजय के साथ अपने घर चली जाओ बेटा और आज ही अपना सारा सामान यहाँ ये लाओ, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारा कमरा तुम्हारे हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है? सावित्री बोली। रति ने एक बार फिर से अपना सिर हिला दिया। मैं अजय से कहती हूँ रेडी हो जाएगा, चंदू पंडित जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। इतना कहकर सावित्री वहां से चली गई। उसके जाते ही रति ने अपने बाबा की ओर देखा तो उन्होंने उसकी बांह पकड़ी और बोले, मेरे साथ बाहर आ बेटा, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। दूसरी ओर गौरी किचन में परेशान खड़ी अपने पापा की कई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी नजर अपने पापा पर पड़ी जो उनके कमरे में जा रहे थे। गौरी तुरंत अपने नौकर से बोली, चाय बन जाए तो चाय नाश्ता स्टडी रूम में लेकर आ जाना। नौकर ने सिर हिला दिया तो गौरी अपने पापा के कमरे की ओर बढ़ते हुए बोली, रति को मरा हुआ समझकर पापा ये क्या करने जा रहे हैं? बात करनी होगी मुझे पापा से। इधर अरुण ने शिव के साइन किए पेपर्स की फाइल अलमारी में संभाल कर रखी और वहां से जाने लगे। तभी उनके कमरे में रखे फोन से ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आने लगी। उन्होंने तुरंत रिसीवर उठाया। हेलो बॉस, राजा बोल रहा हूँ। शिव झूठ नहीं बोल रहा था, उन्होंने उस लड़की को ओंकारेश्वर में ही देखा है क्योंकि वो यही है। ओंकारेश्वर में है मतलब वो हमारे हाथ लग गई? अरुण ने तुरंत पूछा। तो राजा ने परेशान होकर जवाब दिया, हम कल उस तक पहुंच गए थे बॉस, पर तूफान का फायदा उठाकर वो हमारे हाथों से बच निकली। ऐसे कैसे बच निकली वो? किस बात के पैसे लेते हो तुम सब जब तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता? एक लड़की को खत्म नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? अरुण गुस्से में भड़के। तो दूसरी ओर से राजा बोला, सॉरी बॉस, गलती हो गई पर अब नहीं होगी। वो इस शहर में है तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। ढूंढना पड़ेगा तुम्हें रति को क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में मुझे रति की लाश चाहिए और अगर उसकी लाश नहीं ला सके तुम तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना क्योंकि उसका मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरुण के कमरे के बाहर खड़ी गौरी ने जब ये सब सुना तो हक्की बल्कि रह गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।